नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल और यह भारतीय भूगोल का पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय या भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार को जिस ग्लोब पर हम देखते हैं उस ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में मार्टिन वेहम द्वारा किया गया था। आइए समझते हैं ग्लोब है क्या। ग्लोब वास्तव में ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप है जिसका निर्धारण जर्मनी के भूगर्भशास्त्री मार्टिन वेहम द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया था। यदि ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पर दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव दिखाई देते हैं। उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव का निर्माण ध्रुव तारे की सहायता से किया गया, जबकि दक्षिणी ध्रुव का निर्माण सदर्न क्रॉस तारे की सहायता से किया गया। पृथ्वी पर ध्रुव तारे का आपतन कोण जहां पर शून्यांश गिरा उसे शून्यांश अक्षांश या विषुवत रेखा कहा गया। विषुवत रेखा कहा गया। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा का निर्धारण ध्रुव तारे की सहायता से किया गया, जबकि दक्षिणी ध्रुव का निर्माण सदर्न क्रॉस तारे की सहायता से किया गया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा नाम दिया गया। इसी प्रकार विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों दिशाओं में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा नाम दिया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण कैसे किया गया। देशांतर रेखाओं का जो निर्धारण किया गया है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की काल्पनिक रेखाओं को मानकर के किया गया है, जो एक अर्धवृत्त के रूप में होते हैं। इनकी संख्या 360 है, जबकि विषुवत या अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अब 181 और 179 ये किस तरह से होती हैं इसको समझें, क्योंकि जो शून्यांश अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो एक एक डिग्री के अंतराल पर 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट 90 तक, इसी तरह से 1 2 3 डॉट डॉट 90 तक। तो एक तो शून्यांश अक्षांश हो गया और उत्तर की ओर जाने पर 90 अक्षांश और हो जाएंगे एक एक डिग्री के अंतराल पर, और 90 अक्षांश होंगे वो दक्षिण में होंगे। इस तरह से अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181, लेकिन जो ध्रुव पर बिंदु होंगे उन बिंदुओं को रेखा का नाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए अक्षांशों की संख्या तो 181 होगी, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या दोनों ध्रुवों के बिंदुओं को निकाल दिया जाए तो 179 होगी। अब हम समझेंगे भारत का आकार। भारत का आकार। भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े देश रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। तो इस तरह से भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व का लगभग 2.43%
क्षेत्रफल घेरे हुए है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व के लगभग 17.5% के बराबर है। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत में दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। पहले ग्लोब पर भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि ये काल्पनिक ग्लोब है जिस पर विषुवत रेखा स्थित है, तो भारत की स्थिति विषुवत रेखा से उत्तर में है और 23.5 उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इस तरह से भारत की स्थिति 8 उत्तरी से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में स्थित है। तो इससे कह सकते हो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थित है। तो ये दोनों जगह उत्तरी किस तरह से है इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक ग्लोब है और विषुवत रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा हम उत्तर की ओर खींचेंगे सबको 1 2 3 इस तरह से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो 1 डिग्री उत्तरी, 2 डिग्री उत्तरी, 3 डिग्री उत्तरी, 4 डिग्री उत्तरी, डॉट डॉट 90 डिग्री उत्तरी। तो भारत का विस्तार शून्य रेखा से उत्तर में है, इसलिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी हिस्सा जो होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थित है। इसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार को समझेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा शून्यांश देशांतर जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, यह है शून्यांश देशांतर जो कि लंदन से गुजर रही है। और लंदन की वेधशाला के पूर्व में 1-1 डिग्री के अंतराल पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर आएगा और एक भारत के गुजरात वाले हिस्से से एक देशांतर गुजरता है जिसका नाम है 68 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के दूसरा जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से कह सकते हो कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी स्थित है। क्योंकि भारत लंदन की जो विश्व की मानक समय रेखा है जो कि लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रही है, शून्यांश अक्षांश के पूर्व से गुजर रही है, इसलिए जितनी भी अक्षांश पूर्व में पड़ेंगे उनको पूर्वी अक्षांश बोला जाएगा। इसलिए भारत का जो अक्षांश रेखा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 68.6 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी। तो इस तरह से कह सकते हो कि भारत पूरी तरह से उत्तर में है और भारत पूरी तरह से पूर्व में है। तो भारत का विस्तार उत्तर पूर्व में है, भारत का विस्तार उत्तर पूर्व में है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, ये 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। तो याद रखें यहां भी पूर्व है और यहां भी पूर्व है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में स्थित है, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है।
तो आप समझ चुके होंगे कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। यदि अगर दो गोलार्ध की बात करें, उत्तरी या दक्षिणी, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, जबकि भारत अगर उत्तर पूर्वी इस तरह से दो दो दिशाओं के हिसाब से बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्वी या भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे समय। समय दो प्रकार का होता है, नंबर 1 मानक समय और नंबर 2 स्थानीय समय। स्थानीय समय सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक समय। मानक समय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी जटिल होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। मानक समय का निर्धारण देशांतरों को मानक मानकर किया जाता है। देशांतरों को मानक मानकर किया जाता है। पूरे विश्व का मानक समय 0 अंश देशांतर को मानक मानकर किया गया। जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला में 1882 से 84 के मध्य निर्धारित किया गया था। इसलिए 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या GMT के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहां पे बताया मानक समय का निर्धारण देशांतरों को मानक मानकर किया जाता है। पूरे विश्व का मानक 0 अंश देशांतर को मानक मानकर किया गया, जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला में 1882 से 84 के मध्य किया गया। इसलिए 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या GMT कहते हैं। किसी भी देश की मानक समय रेखा 7.5 अंश देशांतर के गुणज पर निर्धारित की जाती है। देशांतर के गुणज पर निर्धारित की जाती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से, भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और 7.5 अंश देशांतर के गुणज के बराबर है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। पहला है यूपी, दूसरा है मध्य प्रदेश MP, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। इस तरह से भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लखनऊ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बताया गया है। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कुछ स्रोतों में इसको मिर्जापुर भी बताया गया है। तो भारत का मानक समय रेखा का जो आधार माना गया है वो इलाहाबाद के नैनी को माना गया है या कुछ स्रोतों के अनुसार मिर्जापुर को माना गया है। अतः भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, या ये कहें कि 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, या ये कहें कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब आपको पता होगा, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो वह प्रत्येक 1 डिग्री पूर्व में जाने पर
प्रत्येक 1 डिग्री पूर्व में जाने पर 4 मिनट आगे हो जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी यदि शून्यांश देशांतर के प्रत्येक डिग्री आगे बढ़ती है तो वह 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, यदि वह शून्यांश देशांतर के पश्चिम में जाती है तो वह 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे 0 डिग्री है, आगे की ओर जाने पर जैसे +1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट डॉट 180 डिग्री। उसी तरह से -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री। यदि पृथ्वी शून्यांश देशांतर से 1 डिग्री जैसे आगे बढ़ती है तो प्रत्येक डिग्री जाने पर 4 मिनट आगे हो जाती है। यहां से 2 डिग्री जाने पर 8 मिनट आगे हो जाएगी, 3 डिग्री जाने पर 12 मिनट आगे हो जाएगी। इसी तरह से आपको पता होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा शून्यांश देशांतर या जीएमटी से 82.5 डिग्री आगे है या पूर्व में है। इसलिए भारत का जो मानक समय होगा वो 82.5 गुणा 4 अर्थात ये बैठेगा 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो ये आएगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। अतः कह सकते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यहां से कुछ न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि लंदन में दोपहर के 2:30 बज रहे हों तो भारत में क्या समय होगा? भारत में क्या समय होगा? तो यहां से जो प्रश्न होगा वो किस तरह से होगा? अब लंदन का समय है, लंदन में बज रहे हैं 2:30 और आपको अभी बताया है कि भारत का मानक समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है और आगे है तो इसलिए 5.5 घंटे जुड़ जाएगा। तो यहां पर बच जाएंगे, ये 60 हो गया और ये हो गया 7, तो 7 60 मतलब 8, तो 8 बज रहे होंगे भारत में, शाम के 8 बज रहे होंगे। एक क्वेश्चन और लें, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर यदि भारत में 11:30 PM का समय हो तो लंदन में क्या बजेंगे? लंदन में क्या बजेंगे? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये भारत का मानक समय दे रखा है और भारत में इस समय कितने बज रहे हैं? 11:30। अब लंदन का समय पूछा गया है तो लंदन 5.5 घंटे पीछे है, तो लंदन 5.5 घंटे पीछे होने के कारण 5.5 घंटे आप उसमें से घटा दोगे तो इस तरह से लंदन में यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 11 में से 5 गया 6, तो लंदन में बज रहे होंगे 6 PM। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न है, यदि 20 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहा हो या 1 PM बज रहा हो तो 90 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे? अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि 20 डिग्री देशांतर पर 1 PM बज रहा हो तो 90 डिग्री के देशांतर पर कितना समय बजेगा? तो आपको याद रखना है कि 20 से आगे की ओर बढ़ना है और 90 तक, 20 से 90 तक बढ़ोगे तो यहां पर आपका अंतर आएगा 70 डिग्री का। कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। और आपको पता है कि 1 डिग्री बढ़ने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 70 डिग्री बढ़ने के लिए 70 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28, 280 मिनट लगेंगे। 280 मिनट को घंटे में चेंज करो, 60 से भाग दोगे तो ये बनेगा 60 या 180 और 6 चौक 240, तो 4 घंटे 40 मिनट। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यदि 20 डिग्री देशांतर पर दोपहर का 1 बज रहा हो
तो 90 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा? तो 90 डिग्री देशांतर पर जब आप आगे बढ़ोगे तो 70 डिग्री देशांतर आगे बढ़ जाओगे, 4 से गुणा करोगे, क्योंकि प्रत्येक एक डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का आगे बढ़ जाते हैं या 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कितने मिनट आगे बढ़ेंगे? 280 मिनट, और इसे 60 से भाग देंगे तो 4 घंटे और 40 मिनट आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए 90 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वो 1 प्लस 4 घंटे, मतलब 1 घंटा प्लस 4 घंटे 40 मिनट का समय होगा, अर्थात 5:40 का समय होगा। एक प्रश्न और ले सकते हैं, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हों तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? तो इसको समझें। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हूं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो 60 और 20 के बीच में जो देशांतर आए वो है 40 देशांतर, और 1 डिग्री पूर्व में जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो इस तरह से 4 चौक 16, 160 मिनट का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरब की ओर चल रहे हैं। 160 मिनट को घंटे में, तो 60 दूनी 120, 2 घंटे 40 मिनट। इस तरह से यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हों तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 प्लस 2 40, अर्थात 10:40 का समय हो रहा होगा। अगला हेडिंग डालें, कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पहले इसको मैप में समझ लें। जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर शून्यांश अक्षांश रेखा है, और शून्यांश अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 अंश नॉर्थ में जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और भारत कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो याद रखें, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है इस तरह से, और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर बीचों बीच स्थित है? तो याद रखें, भारत में झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर बीचों बीच स्थित है। और भी प्रश्न बन सकते हैं कि कर्क रेखा के सबसे करीबी राजधानी, कर्क रेखा की सबसे करीबी राजधानी, इनका क्रमशः सबसे पहले तो रांची है, जो कि कर्क रेखा के लगभग बीचों बीच है, रांची। दूसरे पर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो गांधीनगर। और तीसरी है भोपाल। चौथी है, यहां पर त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो इस तरह से कर्क रेखा की सबसे करीबी राजधानी, जो कि मैंने क्रम से लिखाई है, रांची, फिर गांधीनगर, भोपाल और अगरतला। यहां से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, उनको थोड़ा सा विशेष करके समझें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम बगैर मैपिंग के सॉल्व कर ही नहीं सकते। जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न बना रहा हूं कि कर्क रेखा के सबसे करीबी राजधानी कौन सी है, तो यहां पर 4 विकल्प यहां पर दूंगा, जैसे दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कलकत्ता, चौथा बेंगलुरु।
इस तरह से 4 विकल्प देकर के आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा के सबसे करीबी शहर कौन सा है या कर्क रेखा के सबसे दूर का शहर कौन सा है। तो आप यहां पर देखोगे दिल्ली यहां पर है, लखनऊ यहां पर है, कलकत्ता यहां पर है और बेंगलुरु यहां पर है। तो कर्क रेखा के इन चारों में कर्क रेखा के सबसे करीबी जो राजधानी होगी वो कलकत्ता होगी, और जबकि इन चारों विकल्पों में सबसे दूर की राजधानी पूछी जाए तो वो होगी बेंगलुरु। इस तरह से यहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बगैर मैप के सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, इन मैप को बार बार बनाएं तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे। और इस तरह से आप भी 2-3 बार मैप बनाएं, जिससे क्या होगा आपको हर राज्य के बारे में छोटी छोटी जानकारी मिल जाएगी। कुछ को ये जानकारी पूरी तरह से पता होगी, लेकिन जो नए बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी है कि आप एक एटलस खरीद लें, और एटलस के साथ साथ जो भारतीय मैप होता है, भारतीय मैप अपने दीवार पर इसको लेकर के टांग लें, जिससे मैं जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाता जाऊं आपकी स्थिति स्पष्ट होती जाए, और आप भी लगभग 1 या 2 बार इस मैप को इसी तरह से बनाइए, क्योंकि 1-2 बार यदि आप मैप बना लेते हैं तो पूरी तरह से आपका जो मैपिंग पोर्शन होगा वो मजबूत होगा। अब आगे एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे भारत के 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े देश, भारत के 4 बड़े राज्य, तो भारत के 4 बड़े राज्य हैं। सबसे पहले देखो आप इसको क्रम से मैप से याद कर सकते हो। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। तो क्रम से है ये, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा लखनऊ। तो ये थे क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 छोटे राज्य। सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा, और दूसरा है सिक्किम, यहां पर सिक्किम। इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 छोटे राज्य होंगे, एक सबसे छोटा गोवा और दूसरा सिक्किम। अब जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। ये फैक्ट जरूर है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा यूपी से लगे 2 जिले महाराष्ट्र के बाद, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल। तो तीसरे पर हो गया बिहार और चौथे पर हो गया पश्चिम बंगाल। इस तरह से भारत की जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य हैं। सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, दूसरा गोवा, मिजोरम। इस तरह से जनसंख्या की दृष्टि से 2 सबसे छोटे राज्य होंगे, सिक्किम और मिजोरम। अब केंद्र शासित प्रदेशों पर भी बात कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित, पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है अंडमान निकोबार, यहां पर मिलेगा अंडमान निकोबार। इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेश, इनको भी लिखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है पांडिचेरी,
और चौथा है यहाँ पर दादरा नागर हवेली और दमन दीव। यहाँ पर है दादरा नागर हवेली और ये है दमन और ये है दीव। तो चारों स्थानों को, सॉरी यहाँ पर 3 स्थान हो गए, ये दमन हो गया, ये दीव हो गया और ये दादरा नागर हवेली, तीनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसका नाम है दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, जबकि बड़े केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे बड़ा था लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा दिल्ली। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लिख लें आप। जनसंख्या की दृष्टि से 2 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला है दिल्ली और दूसरा है जम्मू कश्मीर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको